हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। मैं हूँ शिखा और आज हम करेंगे अपना चैप्टर जो आपको बगल में दिख ही रहा है। ठीक है, सही वाला चैप्टर करेंगे। अच्छा, कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। एंड अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये मैंने लिए हैं इनोवेटिव ज्ञान वेबसाइट से, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, सो आज हम करेंगे अपने वाटर रिसोर्सेज का चैप्टर। रिसोर्स क्या होता है? कोई ऐसा साधन जिसकी वजह से हमारी जरूरत पूरी हो जाती है। और पानी का मतलब तो आपको पता ही है ना। अच्छा, जितने भी फर्स्ट क्लास से लेकर आपको आपने नाइन्थ क्लास तक जितना भी पानी के बारे में पढ़ा है उन सभी को इंटीग्रेट करके इस चैप्टर में दे दिया। बस आपको वो पढ़ना है। अगर आप बिना पढ़े भी जाओगे ना तब भी इसमें बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि वाटर को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, तो काफी सारे पॉइंट्स लिख दोगे। वाटर क्यों पोल्यूट हो रहा है, वाटर के बारे में लिखो, यही सारी चीजें बस इसमें, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे वाटर की। अच्छा, मुझे बताओ, वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है या फिर नॉन रिन्यूएबल? रिन्यूएबल क्या होता है कि अगर कोई चीज खत्म हो गई तो दोबारा बन जाती है जल्दी, तो वो है। और नॉन रिन्यूएबल क्या होता है कि अगर कोई चीज खत्म हो गई तो उसे दोबारा बनने में मिलियन बिलियन ईयर्स लग जाएंगे, तो होता है नॉन रिन्यूएबल। तो वाटर अगर खत्म हो जाता है ना तो दोबारा वो जल्दी से बन जाता है। सो दैट्स वाई वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, है ना। और आपने देखा होगा हमारी धरती जो है उस पे लैंड तो थोड़ी है, लेकिन पूरी धरती ब्लू ब्लू कलर की है। तो इसका क्या मतलब है कि 3/4 जो है अर्थ के सरफेस का, मतलब 4 में से 3 जो पार्ट है वो पूरा का पूरा पानी से कवर है। एंड ओनली 1/4 जो है वो लैंड है हमारे अर्थ के सरफेस पे, है ना। लेकिन अब इतना सारा पानी होने के बाद भी बहुत थोड़ा सा पानी जो है वो एज अ फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर किस लिए काम आता है? हमारे पीने के लिए काम आता है। तो फ्रेश वाटर देख लो अब कितना कम है इतने लार्ज परसेंटेज में से, है ना। फ्रेश वाटर मेनली हमें अर्थ के सरफेस पे से ही मिलता है। अब कुछ फैक्ट्स और फिगर्स जान लेते हैं इसके बारे में। जैसे कि देखो, 96.5% जो पूरे वर्ल्ड का वाटर है वो सारा का सारा कहाँ पर है? ओशन में है। और सिर्फ 2.5% जो है वो एज अ फ्रेश वाटर अवेलेबल है। 96.5 में से बस 2.5% एज अ फ्रेश वाटर अवेलेबल है, और उसी को हम पीते हैं डेली, है ना। इंडिया को नियरली 4% ऑफ द ग्लोबल प्रेसिपिटेशन मिलता है। ग्लोबल प्रेसिपिटेशन का क्या मतलब होता है कि मतलब कितनी बारिश आ रही है हमारे इंडिया में, है ना। तो 4% जो है हमारे इंडिया में पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में से बारिश मिलती है। और वर्ल्ड में कितने नंबर पे आता है इंडिया? 133। किस चीज में? वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन की। हर एक इंसान को, हर एक इंसान को कितना पानी मिल रहा है एक साल में, तो उस चीज के इंडेक्स में हमारा इंडिया जो है 133 वाले नंबर पे या फिर रैंक पे आता है पूरे वर्ल्ड में। ओके, और 2025 तक ये बोला जा रहा है कि हमारे इंडिया के काफी सारे पार्ट्स में बहुत ज्यादा वाटर की शॉर्टेज या फिर स्कैरसिटी होने वाली है। स्कैरसिटी मतलब क्या होता है? कमी। ठीक है, अब हमारे, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरे मतलब वर्ल्ड में ओनली 2.5% एज अ फ्रेश वाटर है। तो ये फ्रेश वाटर कहाँ से आता है? ये देखो, एक तो बारिश की वजह से यानी कि प्रेसिपिटेशन की वजह से, एक सरफेस वाटर से जैसे कि रिवर लेक्स में आता है, और ग्राउंड वाटर जैसे कि रेनफॉल आती है, पानी ग्राउंड के अंदर चला जाता है तो वाटर ग्राउंड में स्टोर हो जाता है, तो ग्राउंड वाटर भी फ्रेश वाटर कहलाता है ना। अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है? जो पानी सॉइल के नीचे वाली लेयर्स में और सॉइल के छोटे 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 पोर्स में, रॉक्स की पोर्स में जमा हो जाता है, उसको हम अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं या फिर ग्राउंड वाटर। कंजर्वेशन क्या होता है? जैसे हमने पढ़ा है अपनी ज्योग्राफी के बाकी वाले चैप्टर्स में भी कि हमें प्लांट्स की प्रोटेक्शन करनी चाहिए, एनिमल की प्रोटेक्शन करनी चाहिए, नेचुरल एरियाज की प्रोटेक्शन करनी चाहिए, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स की प्रोटेक्शन करनी चाहिए। किससे? ह्यूमन एक्टिविटीज से। अब ये देख लो, आपको इंसान का एग्जिस्टेंस हुए हुए इस ग्लोब पे 12,000 साल हो गए, और 12 सालों में ही इंसानों ने इतना ज्यादा तहलका मचा दिया कि हमारे नेचुरल रिसोर्स ही इतनी ज्यादा दिक्कत में है। तो आपको कंजर्वेशन यानी कि सेव करना आना चाहिए, है ना। वेस्टेज नहीं करनी चाहिए। वेस्टेज करोगे तो फिर इंसान की प्रजाति भी उतनी ही जल्दी खत्म हो जाएगी इस धरती पर से, जैसे डायनासोर खत्म हो गए थे ना वैसे ही। तो इसलिए अब सेव करना, तो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? सेव करना।
वाटर स्कैरसिटी का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज़ की कमी हो जाना, मतलब कि किसी भी चीज़ की नहीं, अगर वाटर की स्कैरसिटी है मतलब कि पानी की कमी हो जाना। और पानी की कमी क्यों होती है, एक तो भाई पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है तो सभी को पानी चाहिए, तो कमी तो आएगी ही, है ना। और जो वाटर के रिसोर्सेज हैं जैसे कि नदियाँ हैं, नदियों से फ्रेश वाटर आता है ना। अब नदियों के ऊपर ही डैम बनने लग जाते हैं तो उनका वाटर रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या फिर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। और साथ ही साथ जैसे इरिगेशन वगैरह होती है, खेतों में पानी दिया जाता है, तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा पानी दे दिया जाता है, जिसकी ओवर तरीके से, मतलब जितनी जरूरत है उससे ज्यादा दे दिया जाता है ना। अब इंडस्ट्रीज आ रही हैं, फैक्ट्रीज लग रही हैं, और टाउन ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, शहर ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो वहां पर वाटर की डिमांड ज्यादा हो गई है। और सभी सोशल ग्रुप्स को अलग अलग पानी का एक्सेस मिल पा रहा है, किसी को ज्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है। जैसे कि दिल्ली की बात लगा लो, दिल्ली में साउथ दिल्ली जो पार्ट है वहां पर बहुत कम पानी हमें मिलता है एज अ सप्लाई के रूप में, और बहुत सारा पानी भर भर के इंडस्ट्रीज यूज कर लेती है ना। और ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है पानी का अर्बन एरियाज में, कोई शार से नहा रहा है, कोई पानी का कहीं पर अनइक्वल तरीके से यूज कर रहा है, तो अर्बन एरियाज में ज्यादा बहुत बेकार कर दिया जाता है, पानी व्यर्थ में यूज करते हैं ना। अब वाटर पॉल्यूशन यानी कि पानी के अंदर गंदगी, है ना, वो कैसे होती है, किस वजह से होती है। एक तो हमारे घरों के कूड़े की वजह से पानी गंदा होता है, एक जो फैक्ट्री का सड़ा हुआ पानी आता है वो सारा का सारा बिना ट्रीटमेंट करे वाटर बॉडीज में छोड़ दिया जाता है, ओशन वगैरह में डाल दिया जाता है। केमिकल जो आते हैं इंडस्ट्री से वो भी सारे, और एग्रीकल्चर सेक्टर से केमिकल जितने भी आते हैं वो भी सारे के सारे पानी में ही चले जाते हैं। पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर जो हम डालते हैं अपनी क्रॉप्स वगैरह में, इरिगेशन जब करते हैं तो सारा पानी वैसे ही गंदा हो जाता है। और बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि हम अपनी कोई भी मूर्तियां जो है वो पानी में डालते हैं, भगवान की मूर्तियां पानी में डालते हैं, आइडल्स को, या फिर किसी के डेथ के बाद उसकी जो अस्थियां होती है वो हम पानी में डालते हैं, तो इसकी वजह से पानी पॉल्यूट हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन फैल रहा है। अब हमें वाटर रिसोर्सेज को क्यों बचाने की जरूरत है, एक तो वाटर रिसोर्सेज लिमिटेड है, मतलब मैंने आपको बताया ना कि फ्रेश वाटर सिर्फ 2.5% अवेलेबल है ना। लेकिन अब वाटर रिसोर्सेज इतने लिमिटेड हैं और हमारी जो जरूरत है वो तो देखो दिन पर दिन आसमान छू रही है ना। सो मोस्ट ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी हमारे रिसोर्सेज है वो पॉल्यूटेड है ना, पॉल्यूट होते ही जा रहे हैं, कभी फैक्ट्रीज की वजह से, कभी घरों की वजह से, कभी एग्रीकल्चर की वजह से। और पॉल्यूटेड है तो हम उसे ड्रिंकिंग के लिए या फिर दूसरे पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। हमें हेल्थ, और हमारी हेल्थ के लिए हमें कोई बीमारियां ना लग जाए, इसलिए हमें पानी की बहुत ज़रूरत है। हमारे लिए फूड जो है वो इनफ क्वांटिटी में है, और फूड वो जो है वो तभी बन पाएगा जब उनको अच्छे से पानी मिलेगा, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को, है ना। और हमारा घर जो है वो चलता रहे। घर कैसे चलेगा, जब हमें अच्छे टाइम पे खाना मिले, मतलब सही टाइम पे खाना मिलेगा, और हम हेल्दी रहेंगे और हम काम कर पाए, तभी हमारा घर चल पाएगा। और हमारा नेचुरल इकोसिस्टम जो है वो बच जाए, क्योंकि उन्हें भी पानी की जरूरत चाहिए वाटर बॉडी से, है ना। तो ये इसकी वजह से, इन सब फैक्टर्स की वजह से हमें पानी को बचाने की जरूरत है। अब बताओ, एमएनसी इतने बड़े बच्चे हो गए, एमएनसी की फुल फॉर्म क्या होती है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, ठीक है। अब एमएनसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जिनका बेस जो होता है, मेन ऑफिस जो होता है वो एक पर्टिकुलर कंट्री में होता है, और बाकी सारे जो इनके ब्रांचेस होते हैं वो अलग अलग कंट्री में ऑपरेट करते हैं। जैसे पेप्सी लगा लो, पेप्सी का बेस एक कंट्री में और बाकी सारी कंट्रीज में पेप्सी मिलती है ना। सो ताकि उनके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके, इस तरीके से। हाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब जैसे इंडस्ट्रीज लग रही हैं, शहर वहर आ रहे हैं, तो उसकी वजह से पानी की कमी कैसे हो पा रही है वो हम देखते हैं, ठीक है। एक तो जैसे हमें आज़ादी मिली थी तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज आने लग गई थी, फैक्ट्रीज बनने लग गई थी, तो बहुत ज़्यादा रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। अब इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज बढ़ रही थी तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश वाटर चाहिए था, क्योंकि हर इंडस्ट्री में पानी की ज़रूरत होती ही होती है। चाहे पेंट लगा लो, चाहे आप कोई भी कैसी भी टाइप की इंडस्ट्री लगा लो, क्लॉथ इंडस्ट्री लगा लो, टेक्सटाइल जिसको आप बोलते हो, और आयरन एंड स्टील लगा लो, तो हर चीज में पानी चाहिए, है ना। अब अर्बन सेंटर्स ज्यादा बढ़ रहे थे, शहर वगैरह बहुत बड़े बड़े डेंस पॉपुलेशन उनमें से आ रही थी, रूरल लोग भी माइग्रेट कर रहे थे अर्बन में, अर्बन लाइफस्टाइल हो रहा था, तो इसलिए वहां पे वाटर और एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई। और सिटीज में बहुत ज्यादा वाटर रिसोर्सेज की बर्बादी हो रही है या फिर ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, एज वेल एज इन विलेजेस भी, है ना। अब क्यों इंडिया में पानी की कमी हो रही है, क्योंकि इंडिया जो है वो उनका एक मॉनसून क्लाइमेट है इंडिया का, है ना। और कुछ टाइम बाद से
सम टाइम ड्यू टू द फेलियर ऑफ मानसून, कभी कभी ऐसा होता है जैसे बारिश उतनी अच्छी नहीं आती जितना हम सोचते हैं, तो इसलिए पानी की कमी और ज़्यादा बढ़ जाती है, इरिगेशन में ज़्यादा पानी लगता है, और वो जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी डिप्लीट होता जाता है, कम होता जा रहा है ना। और उसके बाद वाटर रिसोर्सेज पे ज़्यादा प्रेशर होने लग रहा है क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रहा है और पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है, तो उनकी डिमांड भी फुलफिल करनी है। अब हम बात करेंगे बिजली, जो कि आपको पता है ये पानी से बनती है, उसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या फिर हाइडल पावर बोल रहे हैं। अब आपको पता ही है कि पानी से कैसे बिजली बनती है, इतने बड़े बड़े डैम्स होते हैं, उनके ऊपर से पानी को बहुत बड़ी हाइट से नीचे फेंका जाता है, थ्रो किया जाता है, ताकि उनकी स्पीड से जनरेटर या फिर टरबाइन जो है वो घूमे और बिजली बन जाए, है ना। सो बाय थ्रोइंग वाटर फ्रॉम द हाइट दैट एनेबल टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब आगे देखो, मेजर्स अडॉप्टेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज को बचाने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए गए। एक तो सबसे पहले ग्राउंड वाटर को ओवरड्रॉ नहीं करना, हमें ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना है ना, पानी और ज़्यादा ग्राउंड में जाना चाहिए। साथ ही साथ वाटर की हर लेवल पे जितनी भी वेस्टेज हो रही हो उसको हमें अवॉइड करना चाहिए, पानी को पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाओ, रिजर्वॉयर्स बनाओ, वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम भी लाए गए हैं। ड्रिप और इरीगेशन में वो आपने देखा होगा, अब छोटे छोटे ऐसे पानी की बूंदें धीरे धीरे गिरती हैं इरीगेशन के लिए, थोड़े बहुत फव्वारे लगे हुए हैं अलग अलग जगह पे ड्राई एरियाज में, तो उससे क्या होगा, ओवर जो वाटर हम इरिगेशन के लिए यूज करते थे अब उसमें ऐसा कुछ होगा नहीं। हाउ वॉज इन वाटर कंजर्व्ड इन एंशिएंट इंडिया, अब पुराने टाइम के इंडिया में पहले कैसे पानी को बचाने के लिए कुछ करा जाता था। जैसे कि 1st सेंचुरी BC में इलाहाबाद में बहुत अच्छा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था, और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर डैम्स, लेक्स, इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से बने हुए थे। और इरिगेशन वर्क जो है हमें ओडिशा के कलिंगा में भी देखने को मिलता है, नागार्जुना कोंडा जो कि आंध्र प्रदेश में है, बेन्नौर जो कि कर्नाटका में, और महाराष्ट्र में कोल्हापुर, हर जगह हमें इरिगेशन वर्क देखने को मिलता था। भोपाल लेक जो कि 11th सेंचुरी में बनी हुई है, वो भी अपने टाइम की बहुत ज़्यादा बड़ी लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक मानी जाती है। और 14th सेंचुरी में जो इल्तुतमिश थे उन्होंने एक टैंक को कंस्ट्रक्ट करवाया था हौज खास में। सबसे पहले ये इल्तुतमिश को जान लेते हैं, ये कौन थे, इल्तुतमिश को। ठीक है, सो ये कौन थे, बेसिकली ये नॉर्दर्न इंडिया के 3rd किंग थे, गुरिड टेरिटरी के, है ना। और ये 1st मुस्लिम थे जिन्होंने दिल्ली को रूल किया था, और बेसिकली इन्होंने दिल्ली सुल्तानेट को मतलब ये 1st फाउंडर थे दिल्ली सुल्तानेट के। और इनको क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने कुतुब मीनार को कंप्लीट किया था, और whose foundation was led by his, मतलब सबसे पहले कुतुब मीनार को तो किन्होंने बनाना चालू किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन काम कंप्लीट किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो बेसिकली आप इसे मोटा मोटा ये ध्यान रख लो कि ये पहले मुस्लिम रूलर थे जिन्होंने दिल्ली को मतलब रूल किया था, और इनको क्रेडिट दिया जाता है कुतुब मीनार को कंप्लीट करने का। ठीक है, सो 14th सेंचुरी में इल्तुतमिश ने एक हौज खास इलाके में एक टैंक को कंस्ट्रक्ट करवाया था, ठीक है, दिल्ली में ही, ताकि सीरी फोर्ट एरिया को वाटर सप्लाई हो सके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एंशिएंट इंडिया में भी कितने सारे तरीके थे जिसकी वजह से क्या होता था, पानी को बचाया जाता था, ठीक है, कंजर्व किया जाता था। अब हम बात करें कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट मतलब होते हैं बड़े बड़े डैम्स जिनको बहुत सारे पर्पसेस के लिए बनाए जाते हैं, जैसे इरिगेशन फैसिलिटी में पूरी सिटी को सप्लाई करना है वाटर उसके लिए, है ना, और इरिगेशन करवाने के लिए, और उसके बाद वाटर जो है रिवर का उनको इंडस्ट्रीज तक पहुंचाने के लिए, दूसरे दूसरे देशों तक सप्लाई करने के लिए। तो इसलिए डैम्स वगैरह फिर मल्टीपर्पज, इनका नाम ही देखो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है कि ये बहुत सारे पर्पज को सर्व करता है। अब इसका पर्पस क्या है, एक तो सबसे पहले फ्लड को कंट्रोल करता है, सॉइल इरोशन को भी बचा के रखता है, इरिगेशन के काम आता है, ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए, वाटर से बिजली जनरेट हो सके, इंडस्ट्रीज, विलेजेस, सिटीज में जा सके, पानी सप्लाई हो सके, इनलैंड नेविगेशन के लिए हेल्प करता है। इनलैंड नेविगेशन क्या होता है, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इनलैंड नेविगेशन या फिर इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट, ये एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। इनलैंड नेविगेशन क्या है, ये एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जिसमें जैसे कैनाल्स आ गए,
रिवर्स आ गए, लेक्स आ गए, यहाँ से बस ट्रांसपोर्ट होता है, कोई भी सामान जो है आसपास आ जा सकता है। तो ये इनलैंड नेविगेशन के भी काम आता है। जैसे पंजाब के भाखड़ा नांगल डैम से पानी की सप्लाई जो है वो दिल्ली में हो रही है, इस तरीके से आप लगा सकते हो। तो इनलैंड नेविगेशन में हेल्प करता है, वाइल्ड लाइफ और फिशरीज के डेवलपमेंट में भी ये हेल्प करता है, ठीक है, प्रिजर्वेशन में मतलब बचाने के लिए। अब कुछ मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट्स आपने सुने भी होंगे, जैसे कि जो दामोदर वैली कॉरपोरेशन है, ये दामोदर रिवर पे बना हुआ है, जिसकी स्टेट्स कौन है बेनिफिशियरी, मतलब इस डैम का फायदा कौन कौन उठा रहे हैं, झारखंड और वेस्ट बंगाल। भाखड़ा नांगल डैम बना हुआ है, ये सतलुज रिवर पे बना हुआ है, और बेनिफिशियरी स्टेट कौन सी है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, है ना। हीराकुद डैम कहाँ पे बना हुआ है, महानदी रिवर पे, और बेनिफिशियरी स्टेट कौन सी है, ओडिशा। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। और कोसी डैम कहाँ पे बना हुआ है, कोसी रिवर पे, बेनिफिशियरी स्टेट कौन सी है, बिहार, और हमारी नेबरिंग कंट्री नेपाल। और चंबल वैली कौन सी है, जो कि चंबल रिवर पे बनी हुई है, और ये मध्य प्रदेश एंड राजस्थान को सर्व करती है, ठीक है। अब एडवांटेजेस क्या है, वही इरिगेशन के, बिजली बनाने के, हर जगह पानी की सप्लाई हो, फ्लड को कंट्रोल करे, रिक्रिएशनल फैसिलिटी। रिक्रिएशनल फैसिलिटी क्या होती है, ये देखो, रिक्रिएशनल फैसिलिटी मतलब कि डैम्स जो है पानी इतने सारे फायदे के साथ साथ कुछ एक्टिविटीज भी करवाते हैं, जैसे कि स्विमिंग के लिए होता है, बोटिंग के लिए, फिशिंग के लिए, है ना। और डैम्स जो है वो, ये सारे जो मैं आपको फायदे गिनवा रही हूँ ये तो करते ही करते हैं, लेकिन साथ ही साथ टूरिज्म भी बढ़ाता है। तो रिक्रिएशनल फैसिलिटीज मतलब थोड़ी और अच्छी अच्छी फैसिलिटी कौन कौन सी है वो ये करवाता है, ठीक है। इनलैंड नेविगेशन के, पिस्की कल्चर यानी कि फिश ब्रीडिंग के लिए, सॉइल कंजर्वेशन थ्रू एफॉरेस्टेशन, इसके लिए भी मतलब सॉइल को बचाता है एफॉरेस्टेशन करके। डिसएडवांटेज क्या है, जैसे हम ये बोलते हैं कि डैम्स जो है वो फ्लड कंट्रोल करने में हेल्प करता है, बट ऐसा रियल में है नहीं। और इससे क्या होता है, बिल्डिंग्स एंड द डिसएडवांटेजेस रिजल्टिंग आउट बिल्डिंग, और बहुत सारे डिसएडवांटेज निकलते हैं डैम्स को बनाने के लिए। साथ ही साथ रिवर्स का जो एक नेचुरल फ्लो है वो रुक जाता है डैम की वजह से, और इससे क्या होता है, जो पानी रोका हुआ होता है उस डैम के रिजर्वोयर में, वहां पर सेडिमेंटेशन हो जाता है, मतलब मिट्टी जो है वो नीचे बैठ जाती है, वो भी बहुत बड़े लेवल पे, और इससे क्या होता है, एक्वेटिक लाइफ को हार्म पहुंचता है, ठीक है। अब आगे देखो क्या है, द रिजर्वोयर दैट आर क्रिएटेड इन फ्लड प्लेन, जो कि फ्लड प्लेन में डैम्स बनाए जाते हैं वो ओवरफ्लो हो जाते हैं, और उसके बाद जितनी भी फूल पत्ते उगे हुए हैं, वेजिटेशन वगैरह है, वो सारी बेकार हो जाती है, क्योंकि पानी ज्यादा बह जाता है ना। और सॉइल की जो अपर लेयर है वो चली जाती है, और सॉइल का डिकम्पोजिशन या फिर डिग्रेडेशन होने लग जाता है। और क्या कह सकते हैं, जैसे कि अगर मान लो एक इलाके में डैम बनने का वो आ गया, मतलब कि अब यहाँ पे डैम बनेगा, ऑर्डर आ गया, तो वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज है उनको जाना पड़ता है अपना घर छोड़ के। और जैसे एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर हो रहा है, ओवर इरिगेशन हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, तो इससे वाटर बॉर्न डिसीज, पेस्ट एंड पॉल्यूशन की भी दिक्कतें आती हैं, ठीक है। अब डैम्स भी वही हैं, डैम्स क्या होते हैं, बेसिकली एक बैरियर होता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो पिक्चर में, एक बैरियर है जो कि पीछे अपने पानी को स्टोर कर लेता है, और ये एक रिजर्वोयर बना देता है। रिजर्वोयर मतलब जहाँ पर पानी स्टोर हो जाता है, और फिर इस डैम के ऊपर से पानी उछाला जाता है बहुत बड़ी हाइट से, ताकि इलेक्ट्रिसिटी बन सके। और एडवांटेजेस ऑफ डैम हमने ऊपर पढ़ ही लिए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के। अब जवाहरलाल नेहरू जी क्यों कहते थे कि इंडिया जो है, जवाहरलाल नेहरू जी क्या कहते थे डैम्स को देखकर, कि ये टेम्पल है, डैम्स जो है एक तरीके से मंदिर है मॉडर्न इंडिया के लिए। वो ऐसा क्यों कहते थे, क्योंकि ये सारे जो प्रोजेक्ट है जैसे डैम्स वगैरह के, या फिर मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट के लिए, तो नेहरू जी कहते थे ये हमारे मॉडर्न इंडिया के लिए टेम्पल है। क्योंकि डैम्स के बहुत सारे फायदे होते थे, जैसे कि फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी फिर पूरे भारत में जाती है, डैम से पानी बच रहा है, वेजिटेशन भी, सॉइल भी, टूरिज्म भी प्रमोट हो रहा है। सो दैट्स वाई नेहरू जी हैड सेड कि ये मॉडर्न इंडिया के मंदिर हैं, ठीक है। अब इंडिया के जो मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट हैं उसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। ये इंडिया की जब इंडिपेंडेंस हुई थी 1947 के बाद, तब से ये लॉन्च हुए हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ वाटर को बचाने के लिए ये एक अप्रोच थी, है ना। जवाहरलाल नेहरू जी ने भी इनको मॉडर्न इंडिया के टेम्पल्स कहा है। एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, अर्बन इकोनॉमी की ग्रोथ में बहुत अच्छे तरीके से सर्व भी करते हैं। अब हम बात करेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आ सकता है।
अब नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था, देखो एक सरदार सरोवर डैम था जिसको बनना था, और ये नर्मदा रिवर जो कि गुजरात में, उसके ऊपर ये सरदार सरोवर डैम बनना था। तो इसके लिए एक मूवमेंट छेड़ी गई कि ये डैम नहीं बनने देंगे। और कौन नहीं बनाने देना चाहता था, एनजीओ यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे एनजीओ अड़ गए कि हम ये डैम नहीं बनने देंगे, क्योंकि और एनजीओ के साथ साथ ट्राइबल पीपल, फार्मर, एनवायरमेंटलिस्ट और जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं वो भी जुड़ गए थे, है ना। बेसिकली ये फोकस करता था कि अगर तुम ऐसे ही रिवर का फ्लो रोके गए और रिवर्स के ऊपर ऐसे डैम्स बनाते गए तो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है डैम्स बनाने के, जिससे कि हमारे पर्यावरण पे बहुत मतलब बहुत सारे इश्यूज आते हैं, डिग्रेड होता है हमारे इन्वायरमेंट। तो तुम इसे मत बनाओ, है ना। और साथ ही साथ हमारे ट्रीज भी बहुत ज़्यादा बर्बाद होते हैं डैम को बनाने के लिए। और बाद में ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है ये फोकस हो गया, बेसिकली ये शिफ्ट हो गया किससे, फुल रिहैबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल, जैसे कि वहाँ के लोगों को अब घर खाली करना पड़ रहा था क्योंकि डैम बन रहा था, है ना, जैसे मैंने आपको ऊपर डिसएडवांटेज में बताया था। लेकिन ये बाद में उस चीज़ के ऊपर फोकस कर गया था कि अब जो लोग वहाँ पे रहते हैं जो लोग नर्मदा रिवर के पास रहते हैं उनको अपना घर खाली करके जाना पड़ेगा कहीं और पे। तो उस चीज़ के ऊपर ये मुद्दा अड़ गया था, ठीक है। पहले इन्वायरमेंट के ऊपर था, अब रिहैबिलिटेशन के ऊपर था। अब हम बात करेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। इसका क्या मतलब होता है, जो हमारा बारिश का पानी आता है उसको हम स्टोर करके रखें, बचा के रखें, ताकि हम उसे फर्दर बाद में यूज़ कर सके। बेसिकली रूफ से कुछ पाइप लगा के उसके बाद वो पाइप से पानी जाएगा, फिर टैंक्स में स्टोर होगा, इस तरीके से। और तमिलनाडु एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर द लॉ, है ना। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, ताकि जो डिमांड बढ़ रही है पानी की वो मीट हो जाए और उसके बाद ज़्यादा पानी वेस्टेज ना हो, फ्लड ना आए रोड्स के ऊपर, अंडरग्राउंड जो है उसका लेवल बढ़ता जाए अंडरग्राउंड वाटर में पोल्यूशन ना हो, अंडरग्राउंड वाटर की क्वालिटी बढ़ जाए और डोमेस्टिक जो वाटर की रिक्वायरमेंट्स है वो भी फुलफिल हो जाए। और मेथड्स क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के, जैसे गुल्स और पुल्स बन जाते हैं हिमालयाज में, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है, मतलब पानी जो छत पे इकट्ठा होता है वो सीधा टैंक्स में आ जाते हैं, और अंडरग्राउंड टैंक्स बन जाते हैं, ठीक है। कहाँ पर, बीकानेर, फलौदी और बैनर जैसी जगहों पर, ठीक है। और मेघालय में बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है वो भी होता है। इसकी वजह से हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर पाते हैं। और रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कौन सी होती है कि पानी जो भी, मतलब बारिश का पानी जो भी रूफ पे होता है, छत पे होता है, वो हम बाद में किसी रिजर्वॉयर में या फिर टैंक में स्टोर कर लें। बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो कि मेघालय में, वो क्या होता है, वो एक बैम्बू से ऐसे ही पानी आता रहता है पहाड़ों से, और वो बाद में मतलब रूरल एरिया में आके या फिर जहाँ पर भी उनका घर है वहाँ पे आके स्टोर हो जाता है। यानी कि टैपिंग स्ट्रीम और स्प्रिंग वाटर जो है वो आता है इरिगेशन की वजह से, फॉर इरिगेशन के पर्पस है, और बैम्बू पाइप्स की वजह से आता है। पलार पानी क्या होता है, जो रेन वाटर अंडरग्राउंड में स्टोर हो जाता है, वो पोर्टेबल वाटर होता है, मतलब पीने लायक पानी होता है, उसको हम पलार पानी कहते हैं ना। और पलार पानी राजस्थान जैसे इलाकों के लिए क्या फ़ायदा है उसका, बेसिकली राजस्थान में पानी की कमी हमेशा से ही है ना, तो वहाँ पे पलार पानी यानी कि जो पानी अंडरग्राउंड में स्टोर हो जाता है उसकी बहुत वो मेन सोर्स है वहाँ के ड्रिंकिंग वाटर का, क्योंकि बाकी सारे सोर्सेस तो सूख जाते हैं, है ना। ये प्योरेस्ट फॉर्म है ड्रिंकिंग वाटर का। और इससे क्या होता है, समर में इन टैंक की वजह से अंडरग्राउंड रूम कूल रहते हैं और साथ के साथ साफ भी रहता है अंडरग्राउंड पानी, है ना। नेगेटिव इफेक्ट क्या है ओवर इरिगेशन का, ओवर इरिगेशन हो जाती है तो क्या होता है, एक तो सॉइल की क्वालिटी बेकार हो जाती है, सॉइल की फर्टिलिटी बेकार हो जाती है, सॉइल में नमक ज़्यादा कंटेंट आ जाता है नमक का, और पानी की स्कैर्सिटी हो जाती है। आप साथ ही साथ इसका मैप वर्क भी कर लेते हैं। हमें मेजर डैम्स बताने हैं कि कहाँ कहाँ पर ये डैम्स हैं, ठीक है। जैसे कि हमें बताना है टिहरी डैम, भाखड़ा नांगल डैम, राणा प्रताप सागर डैम, सलाल डैम, सरदार सरोवर, हीराकुड, नागार्जुन सागर और टुंगा भद्रा टैंक, ठीक है। सो ये हमें बताना है। सबसे पहले हम आते हैं टिहरी डैम में, जो कि आपको उत्तराखंड में मिलेगा, ठीक है। ये जो है आपका उत्तराखंड है, और उत्तराखंड के इस जगह पर टिहरी डैम है। थोड़ा सा प्लॉटिंग का आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद भाखड़ा नंगल डैम तो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो कि पंजाब में है, ओके। एंड थर्ड इज राणा प्रताप सागर डैम। ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि राजस्थान का होगा, तो राजस्थान के इस फूल से इलाके में राणा प्रताप सागर डैम आपको मिल जाएगा। फिर आता है सलाल डैम। सलाल डैम भी आपको जम्मू कश्मीर में मिल जाएगा। ये आपका सलाल डैम हो गया, 4 हो गए। उसके बाद आता है सरदार सरोवर डैम में, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि इस डैम के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन हो रहा था, तो ये गुजरात में है, ओके। और उसके बाद हमारा आता है टुंगा भद्रा डैम, जो कि आपको कर्नाटका में मिलेगा, ओके।
अच्छा, उसके बाद आप देखो नागार्जुन सागर डैम ये आपके आंध्र प्रदेश में मिलेगा और हीराकुद डैम जो है ओडिशा के बीचों बीच में मिलेगा। बस ये आपको सबसे पहले इसका मैं फॉर्मूला बताती हूँ कि आपको कैसे ये याद करना है। एक तो हर डैम के आप स्टेट याद कर लो कि कौन सा डैम किस स्टेट में। 4-5 का तो आपको याद ही होगा कि ये डैम इस स्टेट में, 4-5 का और याद कर लो। उसके बाद एक ट्रिक बना लो कि सलाल डैम जो है इस इलाके में है, नीचे से यहाँ पर पॉइंट करना है। भाखड़ा नंगल डैम ऐसे बीच में इस रीजन से थोड़ा सा इधर प्लॉट करना है। 4-5 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप एक ट्रिक बना पाओगे कि अच्छा ये यहाँ पे था, ये यहाँ पर था। क्योंकि डॉट लगाना, एग्जैक्ट वहीं डॉट लगाना, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ट्रिक बनानी पड़ेगी खुद की, ठीक है। सो ये आपका मैप वर्क हो गया, पूरा चैप्टर भी हो गया। आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।